यस प्लीज, आइए बैठिए। थैंक यू सर। आपने 2018 में फिजिक्स से ऑनर्स किया है मगध यूनिवर्सिटी से। यस सर। मगध महाविद्यालय कहाँ है ये महाविद्यालय? मगध महाविद्यालय हमारे चंडी क्षेत्र में ही पड़ता है। कहाँ, कौन सा जिला, कौन सा जिला? नालंदा जिला में। नालंदा जिला। यस सर। अच्छा, नालंदा को मगध जो क्षेत्र हम लोग कहते हैं, वो मगध से किस क्षेत्र का बोध होता है? सर मगध से बिहार में मगध सर बिहार का ही बोध होता है सर। बिहार, पूरे बिहार? सर पूरे बिहार के साथ साथ प्राचीन काल में सर इससे और भी बिहार के अलावा और भी राज्य क्या मगध विस्तृत था। चलिए ठीक है। फिजिक्स में अपने तो हाल ही में पढ़ाई की है फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी। पढ़ा होगा आपने, यंग प्रत्यास्था गुणा। ये बताइए कि अगर आपको समझाना हो किसी को कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है या रबर, तो आप कौन सा एग्जाम्पल देके उसको समझाएंगे? सर ज़्यादा प्रत्यास्थ तो इस्पात है, स्टील है। कैसे समझाएंगे इसको? कोई व्यक्ति तो इसको समझेगा नहीं, वो तो कहेगा कि नहीं रबर ज़्यादा लचीला है। कैसे समझाएंगे आप? सर इसके बारे में डिटेल में भी नहीं बता सकते। अच्छा, आपको देखने से कौन ज़्यादा लचीला लगता है, स्टील या रबर? रबर का बॉल? रबर ज़्यादा लचीला लगता है। हाँ हाँ। अच्छा, तो फिर क्यों कहते हैं हम साइंस में? क्योंकि साइंस में कुछ कंडीशंस है सर, जैसे अगर स्टील पुनः अपने रूप में आ जाता है सर, इसलिए उसे प्रत्यास्थ होना जाता है। अच्छा, इलास्टिसिटी को यही कहते हैं। एक और शब्द है सरफेस टेंशन। यस। हाँ, बताइए कि सरफेस टेंशन का क्या रोल है? सरफेस टेंशन किसे कहते हैं फिजिक्स में? सर जो सरफेस टेंशन द्रव का एक गुण है, और द्रव का एक ऐसा गुण है जो बहुत ही छोटे क्षेत्र में अपने आप को रख सकती है, ऐसा गुण है द्रव का। अच्छा, इसे सरफेस टेंशन के रूप में जाना जाता है। तो क्या सारे लिक्विड का सरफेस टेंशन एक ही होता है? पेट्रोल का सरफेस टेंशन, पानी का और दूध का क्या एक बराबर होगा? नो सर, सभी का सरफेस टेंशन अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। ठीक है, और कुछ बताना चाहिएगा और सरफेस टेंशन के बारे में? सॉरी सर। कोई बात नहीं। हम लोगों ने एक वर्ड सुना है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यस क्या है ये? सर जब प्रकाश की किरण को हम प्रिज्म से अगर गुजारा जाता है तो वो अपने अवयवी भागों में विभक्त हो जाते हैं, जिसमें उसमें 7 रंग होते हैं, और प्रत्येक रंग अपने भागों में विभक्त होने का उसका कारण है अलग अलग उसका तरंगदैर्घ्य, जिससे यह साबित होता है कि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से बना होता है। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। यस सर। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य के हिसाब से ही स्कैटरिंग होती चलती है लाइट। इसका विचलन होता था। किसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा? जिसका वेवलेंथ कम है या जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है? जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो दूर से भी नजर आएगा। यस। ठीक है, अच्छी बात है। आपने कहा कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। यस। ये तो आप प्रिज्म रख के दिखला देंगे। यस। क्या हम 7 रंग अगर ले लेते हैं एक एक ग्लास में, एक में बैगनी, एक में रेड, एक में येलो, और सबको एक बाल्टी में डाल देते हैं, तो क्या हमें श्वेत रंग प्राप्त हो जाएगा? नो सर। तो फिर 7 अलग अलग रंग, अलग अलग जो रंग है 7, ये हम कैसे दिखा सकते हैं? ये तो हम दिखा देंगे कि श्वेत प्रकाश जो है, सूर्य का श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों का मिश्रण है। ये हम कैसे दिखाएंगे कि ये 7 रंग फिर से वाइट कन्वर्ट कर सकते हैं? सर जो अभी जो मार्केट में रंग है सर, उसमें अशुद्धियाँ हैं, इसी कारण इसके मिलाने पर सफ़ेद रंग की प्राप्ति नहीं होती है, परंतु अगर शुद्ध रंगों को हम मिलाया जाए तो सफ़ेद रंग की प्राप्ति हो सकती है। आप मुझे न्यूटन का थाल शक्ति का प्रयोग समझाइए, जिससे पता चलता है कि 7 रंग मिलकर श्वेत प्रकाश का निर्माण करते हैं। सर न्यूटन के थाल शक्ति में एक चक्र जैसा होता है, उसमें 7 रंगों का 7 टुकड़ों में विभक्त किया जाता है, आई मीन 7 भागों में विभक्त करके, एंगुलर साइड से, और उसमें 7 रंग रहते हैं, और उससे जब घुमाया जाता है तेज़ी से तो वो सारे रंग श्वेत रंग से दिखाई देते हैं। कोई चीज़ हमें नीली दिखाई देती है, ऐसा क्यों? मतलब कोई चीज़ नीली दिखाई दे रही है और कोई चीज़ लाल दिखाई दे रही है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? सर ये तो
उस चीज़ के अगर नीली दिखाई दे रही है तो कहीं न कहीं नीले रंग को वो परिवर्तित कर रही है हमारा आँखों और बाकी सारे रंगों बाकी को सर वो अवशोषित कर रही है। नीले रंग को ही परिवर्तित करे ताकि हम देख पाएँ। नीले रंग को ही परावर्तित करती है, बाकी सारे रंगों को अवशोषित कर लेती है। इसी कारण से हमें वो चीज़ नीली दिखाई देती है ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। फिजिक्स को आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। अब मुझे थोड़ा सा अंतिम प्रश्न बता दीजिए। मैं 3 महान वैज्ञानिकों के नाम लेता हूँ, आप तीनों का क्रम समझा दीजिए मुझे और योगदान। केपलर, न्यूटन, आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग। आप मुझे चारों का क्रम बतलाइए, कौन पहले हुए, कौन बाद में हुए और किनका क्या योगदान है। केपलर, आइंस्टीन, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग। मैं केपलर के बारे में बताऊँगी। केपलर के जो ग्रहों के नियम दिए थे और केपलर के बाद शायद न्यूटन थे। उन्हें क्रम मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, पर इनका क्या योगदान है मैं बता सकती हूँ। जैसे न्यूटन जो लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताए हैं, कैलकुलस एंड ठीक है, अगला। ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में बताएं। अगला आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग में कौन पहले हुए। आइंस्टाइन सबसे पहले न्यूटन हुए, उसके बाद आइंस्टाइन हुए। ठीक है। तो आइंस्टाइन ने जैसे क्वांटम थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। इसके साथ ही इन्होंने मास एनर्जी इक्वेशन दिया। पढ़ा है आपने मास एनर्जी इक्वेशन? यस सर, इधर आप एमसीएस का। ठीक है। और चौथा स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताइए, उनका क्या योगदान है। नाम सुना है स्टीफन हॉकिंग का? सर नाम सुना है। ठीक है। उनकी एक पुस्तक है, क्या नाम है उस पुस्तक का? सर इसमें रिकॉल नहीं कर पा रही। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। आप ईएसआई के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, ईएसआई का क्या अर्थ है, ईएसआई का क्या कार्य है? सर ईएसआई का कार्य है, हमें चेक पोस्ट पे तैनात किया जाता है और इसका मेनली काम होता है जो परिवहन विभाग द्वारा जो रूल्स और रेगुलेशंस दिए जाते हैं उसे लागू करवाना आम जनता के बीच, और जो भी वाहन होते हैं निजी हो या कमर्शियल, उसके सारे दस्तावेज की जांच की जाती है। इसके साथ ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो भी डग्गामार वाहन है जो चालन से प्रचलन से बाहर हैं वो उन पे भी ध्यान दें और उन्हें इसके बारे में हिदायत दें कि वो ये गाड़ी का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से सही नहीं है। इसके अलावा वो राजस्व का कलेक्शन करते हैं और जो भी होता है यातायात के नियम है, जैसे सेफ्टी लगा के चलना या शराब पीकर गाड़ी न चलाना, सर ये सब के लिए भी और वो देखते हैं सर, ये सब की भी जाँच करते हैं। अच्छा, ईएसआई में एक इन्फोर्समेंट शब्द आता है, इन्फोर्समेंट से क्या तात्पर्य होता है? सर इन्फोर्समेंट से तात्पर्य होता है कि जो भी नियम कानून है उसे लागू करवाना, इन्फोर्सली लागू करवाना, यानी कि किसी भी हालत में उसे लागू करवाना है। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर से ऊपर आप पद सोपान बता सकते हैं? सर इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के ऊपर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर होते हैं, इसके ऊपर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं, इसके ऊपर एडीटीओ यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होते हैं, इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होते हैं, इसके ऊपर आरटीए जिस रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इसके ऊपर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स होते हैं। सर इसके ऊपर सहायक परिवहन आयुक्त होते हैं, इसके ऊपर अवर परिवहन आयुक्त होते हैं, इसके ऊपर संयुक्त परिवहन आयुक्त, इसके ऊपर अपर परिवहन आयुक्त होते हैं, इसके ऊपर राज्य परिवहन आयुक्त होते हैं। परिवहन विभाग के मंत्री अभी कौन है? परिवहन विभाग की मंत्री अभी माननीय श्रीमती शीलम है। अच्छा, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अभी विधानसभा के सदस्य हैं या विधान परिषद के सदस्य हैं? सर वो विधान परिषद के सदस्य थे। तो क्या वो राष्ट्रपति का चुनाव अभी होने जा रहा है, उसमें भाग लेंगे? सर वो मुख्यमंत्री हैं तो क्या वो भाग लेंगे? नो सर, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य आगे भाग नहीं लेते, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जगदीप धनखड़ क्यों चर्चा में है?
सर क्योंकि वो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़े हुए हैं। तो किस दल से खड़े हुए हैं? सर एनडीए दल से खड़े हुए हैं। एनडीए दल से खड़े हुए हैं। एनडीए का क्या मतलब होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अच्छा, अभी हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बिहार में बहुत चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? क्वेश्चन समझ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI वही बहुत चर्चा में है बिहार में। क्यों चर्चा में है? स्क्रैप पॉलिसी नई आई है, उसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं? वाहन से संबंधित स्क्रैप पॉलिसी आई है। सर ये वाहन ये कबाड़ नीति के अंतर्गत ही शायद आती है। तो सर इसमें कहा गया है कि अगर आप वाहन को अपने कबाड़ होने के साथ जितना प्रचालन से खत्म होने यानी कबाड़ होने के पहले अगर आप वाहन को हटाते हैं तो उससे जो नई वाहन आती है उसमें 25% के आपको रोड टैक्स से छूट प्राप्त होगी। ये प्रावधान है। मैं अभी जानकारी मुझे इतनी है इसके बारे में। अच्छा, आपको ESI का पद प्राप्त हो जाता है तो सरकार को क्या क्या फ़ायदे होंगे? जो आप में क्वालिटी है वो क्या क्या क्वालिटी आप सरकार को दे पाएंगे? सर सबसे पहले अगर मैं ESI ग्रुप में तैनात होती हूँ तो सर मैं अपने वर्क को अच्छे से करूँगी और मैं जैसे कि मेरे अंदर साहस है, मैं विविध परिस्थितियों में भी धैर्य बनाकर रखती हूँ, मैं समय की पंक्चुअल हूँ। तो कहीं ना कहीं जो मेरा जो गुण है वो हमारे जो भी ड्यूटी होगी मैं उसमें अपना पूर्ण योगदान दूँगी। बेहतर परिणाम होगा। अच्छा, आप नालंदा जिले की रहने वाली हैं। आपकी अगर पोस्टिंग कटिहार या पूर्णिया जैसे क्षेत्रों में हो जाती है, दूर दराज के क्षेत्रों में, तो वैसी परिस्थिति में आप हर परिवार को देखते हुए कैसे मैनेजमेंट करेंगी? अपने कर्तव्यों को भी कैसे निभा पाएंगी? सर इस मामले में मेरी फैमिली काफ़ी कोऑपरेटिव है सर। वो मुझे ये कभी नहीं कहेंगे कि मतलब इसके लिए वो बाध्य नहीं करेंगे कि मैं जॉब को करते हुए अपनी निष्ठा के साथ अपने परिवार को भी देखूँ। ये कहेंगे ठीक है आप मतलब अपने जॉब के लिए भी देख सकें, इसके लिए वो पूर्ण सहमत है सर मेरे फैमिली के साथ। अच्छा, आपसे एक मेरा लास्ट सवाल, आपकी शादी हो चुकी है? यस सर। तो ऐसे में यदि आपके जो परिवार वाले हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों में आपको कोऑपरेट न करें तो वैसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? सर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होगी, क्योंकि जिस तरह से मेरी फैमिली कोऑपरेटिव है तो वे ऐसे ही इस तरह की सिचुएशन नहीं रख सकते। मान लीजिए कि ऐसी परिस्थिति आती भी है तो परिवार में कोई भी निर्णय सभी हित अहित को सोचकर सभी सदस्य की सहमति से लिया जाना चाहिए। यस। अच्छा, ये बताइए कि गणतंत्र शब्द जो है उससे आप क्या समझते हैं? सर गणतंत्र शब्द का अर्थ होता है कि जो भी सत्ता है या जो भी राजनीतिक है वो वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत नहीं है। राजनीति नहीं, कहना चाहिए हेड ऑफ द स्टेट, है ना? अच्छा, तो समाचार पत्र तो आप पढ़ती ही होगी। अभी भारत में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, तो किन प्रत्याशियों को इसमें खड़ा किया गया, नाम बता सकते हैं? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। किन्हीं का भी किन्हीं का नाम नहीं है? उपराष्ट्रपति के बारे में बता सकती, जगदीप धनखड़। नहीं, राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है। सॉरी। अच्छा, ये बताइए कि आजकल समाचार में फ्री बीज पे काफ़ी मुफ्त की चीज़ों को देने के लिए राजनीति जो होती है चुनाव के समय, उस पर काफ़ी विवाद चल रहा है ना? तो एक नागरिक के हिसाब से आपका इस पर क्या विचार है? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
एक बार क्वेश्चन आप फिर से बोल सकते हैं? जैसे चुनाव होते हैं तो उसमें राजनीतिक दल जो हैं ये कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, इसके बदले हम आपको कुछ चीज़ मुफ्त में दें। कई चीज़ें सामग्रियाँ होती हैं, है ना, जैसे दक्षिण में है कि वॉशिंग मशीन दिया जा रहा है, या किसी राज्य में लैपटॉप दिया जा रहा है, कहीं साइकिल दिया जा रहा है ना, अनाज दिए जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि सरकार के राजस्व पे बोझ आता है, ऐसा कहा जाता है। तो एक नागरिक की दृष्टि से आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नो मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं ऐसा प्रशासन के करने से जनता पे ही मानसिक दबाव बनता है। उसे ऐसा लगता है जनता ही कहीं न कहीं भटक जाते हैं निर्णय लेने से। किस तरीके से समझाइए उसे? अगर कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है और अगर वो उम्मीदवार हो सकता है कि उस सत्ता के लिए सही नहीं हो, लेकिन अपने पैसे के बल पे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, कहीं न कहीं वोट नहीं, वो योजनाओं के तौर पे लाते हैं ना, योजनाओं के तौर पे ला रहे हैं कि आप हमें चुनते हैं तो हम आपको कई तरीके की चीज़ें देंगे। उसमें कुछ नेसेसरी चीज़ें भी हैं, कुछ अननेसेसरी चीज़ें भी हैं। तो उसको आप कैसे बताएंगे कि ये चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं? मैं कुछ तर्कपूर्ण आपका जवाब चाह रही हूँ। आप इसको डिबेट देखती हैं, आप न्यूज़ सुनती हैं, एडिटोरियल पढ़ती हैं, ये देखना ठीक है ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया है, तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए क्या है, और इसके पक्ष विपक्ष में क्या चीज़ें आती हैं ये आपको देखना है, ठीक है? चलिए, अच्छा ये बताइए कि आपने तो बताया नहीं कि राष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में किनको खड़ा किया गया, उसमें एक महिला भी, द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये जो है राष्ट्रपति पद के लिए महिला उम्मीदवार को खड़ा करना एक गौरव की बात है। तो आप ये बताइए कि राजनीति में महिलाओं को कहाँ तक भागीदारी दी जानी चाहिए और उससे महिलाओं पर क्या सकारात्मक प्रभाव होगा? ये क्वेश्चन जो है आपके थिंकिंग लेवल को देखने के, क्या सोचती है ना? चलिए, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि परिवहन क्षेत्र में आपको जाना है तो पेट्रोल डीजल के जो है कुछ विकल्प बताइए। सर मैम, पेट्रोल डीजल के विकल्प में इलेक्ट्रिक वाहन हो सकते हैं, ठीक है, फिलहाल तो, और जो CNG गैस से चलने वाले जो वाहन हैं, बायोडीजल से वाहन चलते हैं, फिलहाल तो यही विकल्प। इथेनॉल वगैरह है ना? हाँ, इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करके चलाया जाता क्या है। इथेनॉल से यूज करने से क्या होता है कि ये जैविक ईंधन के रूप में इसे हम जान सकते हैं। पेट्रोल के साथ इसे यूज करने से जो उसके साथ धुएँ निकलते हैं जो पर्यावरण प्रदूषित करते हैं, वो कम से प्रदूषण को कम करने के लिए। Yes. ठीक है। अच्छा, भारत सरकार द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कुछ न्यू टारगेट सेट किया गया है, जानते हैं आप इसके बारे में? सॉरी नहीं जानते। अच्छा, एक लास्ट सवाल का जवाब दीजिए आप कि परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए आप क्या क्या सजेशन देंगे? परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए उसे तकनीकी युक्त किया जाए, जैसे स्पीड रडार लगाया जाए, और इसके अलावा और भी अभी यूज हो रहे हैं जैसे बॉडी वॉर्न कैमरा, CCTV फुटेज, ये सब लगाने से क्या होगा कि जो वाहनों की जो जांच करने की क्षमताएं होती है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, तकनीकी होगी, आधुनिक होगी। इसके अलावा और भी मशीन्स लग सकते हैं जो जिससे परिवहन क्षेत्र काफ़ी आधुनिक। एक बात बताइए, आजकल कई जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक स्थान था औरंगाबाद, और जयपुर में खड़ा है, उसका नाम हाल ही में बदला गया है कुछ छत्रपति संभाजी। बिहार में भी एक स्थान है औरंगाबाद। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, नालंदा उसके आसपास है, बख्तियारपुर। क्या आपको लगता है कि बख्तियार खिलजी के नाम पर जो बख्तियारपुर है, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, उसके नाम को बदल दिया जाना चाहिए? आपको ऐसा लगता है? यह नाम बदलने के क्या आपको अच्छे परिणाम नज़र आ सकते हैं, या बुरे परिणाम क्या हैं? केवल राजनीति है? क्या आप जहाँ नालंदा से हैं, बख्तियारपुर का नाम बदल दिया जाना चाहिए? सर ये तो सर वहाँ के जो
जो सरकार है सर उन पे डिपेंड करता है वो ये क्या चाहते हैं और जनता की सरकार को प्रवृत्ति जो क्या करना है। होगा सरकार तो करेगी ही। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपके क्या विचार हैं स्थानों के नाम, मुगल सराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय, प्रयाग कर दिया गया, इलाहाबाद का नाम प्रयाग, है ना? तो मूल रूप से क्या ये सही है जो नाम है मध्यकालीन इतिहास के समय में जो पढ़े हुए और प्राचीन इतिहास के जो नाम है, अभी जैसे बख्तियारपुर नाम है, तो क्या आपको लगता है कि किसी स्थान का नाम एक आक्रमणकारी के नाम पर होना चाहिए? आपका क्या मानना है? यदि आपको पावर दिए जाए तो क्या आप स्थान का नाम बदलना चाहेंगे? सर अगर स्थान का पावर दिया तो मैं स्थान का नाम बदलकर अपने ही क्षेत्र के किसी ऐसे इंसान के नाम पे रखूँगी या कोई ऐसे प्रशासक या किसी ऐसे महान वैज्ञानिक के नाम पे रखूँगी जिनका जिससे योगदान लोगों को हमारे प्रेरणा मिले। प्रेरणा मिले और जो हमारे क्षेत्र में योगदान दे चुके हैं हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे आपको क्षेत्र ये ऐसा लगता है कि नाम का प्रभाव पड़ता है? में। सर मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन अगर बदले जा रहे हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बदल सकते हैं तो हम ऐसे ही बदल सकते हैं ताकि हमारे क्षेत्र को उनके बारे में कुछ प्रेरणाएँ मिले, उनके योगदान के बारे में जानने को मिले। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो ये बताइए कि बिहार में तो खैर ऐसे नाम बदले जाने की ऊपर तो अभी राजनीति हो नहीं रही है, जब भविष्य में यह राजनीति शुरू होगी, क्योंकि कोई भी निर्णय तो लोकतंत्र में राजनीति लेगा। एक प्रश्न सीधा सा बतलाइए, अभी जातीय जनगणना की चर्चा हो रही है, ठीक है? ये बताइए कि जातीय जनगणना करना, हम लोग कहते हैं कि जाति आधारित राजनीति नहीं हो, समाज से जातिवाद खत्म हो, हम लोग चाहते हैं कि सब घुल मिल कर रहें, जातीय पहचान का बंधन टूटे। तो जातीय जनगणना आपको ऐसा नहीं लगता कि आदमी के अंदर और कास्ट वाली फीलिंग की ओर धकेलने का प्रयास होगा? नहीं सर, ये कहीं न कहीं जनता के लाभान्वित करने के उद्देश्य से ही किया गया है, क्योंकि जातीय जनगणना से हमें ये स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि हमारे जो राज्य में है वो कौन से जाति की संख्या कितनी है, उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा और उसके हिसाब से जो भी योजनाएं बनती है उसे लाभान्वित किया जाएगा। तो इसमें तो एक अलग चीज़ हो जाएगा, जिस जाति के ज़्यादा संख्या होगी संख्या के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाएगा, राजनीति को भी बल मिलेगा। नहीं सर, ऐसी बातें नहीं है। जो राज्य सरकार है वो इसके बारे में पूरी तरह से देखेंगे और वो जनता को ध्यान में रखकर ही ऐसी योजना। ठीक है, विकसित बिहार के 7 निश्चय में कोई 3 प्रमुख निश्चय बतलाइए। विकसित बिहार के 7 निश्चय अभी पार्ट 2 चल रहा है, तो इसके कोई 3 प्रमुख निश्चय बतलाइए। 3 सेक्टर बतला दीजिए किन क्षेत्रों में है। सर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में है सर। ठीक है, महिला सशक्तिकरण में कन्या उत्थान योजना, कन्या विवाह योजना। विकसित बिहार के 7 निश्चय में सर्वप्रथम तो पेयजल से संबंधी है, युवाओं के रोजगार से संबंधी है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे इस सप्ताह समाचार पत्र में चर्चा में रहने वाले 3 खबरों के नाम बताइए जो इस सप्ताह आपने सुना हो, जो चर्चा में रहे। सर सबसे पहले तो संसद में कुछ शब्द हैं जिन पे प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे पिट्ठू, बाल बुद्धि और जुमलाबाजी, ये सब शब्द हैं जो जिन पे प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि ये अमर्यादित माने जाते हैं। अच्छा, संसद में इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये सब क्योंकि कह रहे हैं कि अगर ये शब्द जो भी सांसद यूज करेंगे उन्हें कार्यवाही से बाहर किया जाएगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात। और दूसरे करियर पेज में मैंने जनसंख्या वृद्धि की जो समस्याएं हैं उसके बारे में देखा, किस तरह जनसंख्या वृद्धि कर रही है और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ हमारी गरीबी की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इसके बारे में ठीक है। अच्छा, और कुछ? एक लास्ट क्वेश्चन, विश्व प्रत्यानम दिवस कब मनाया जाता है? सर ये 9 जून को मनाया जाता है। इसका क्या उद्देश्य है? व्यापार और आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है सर, लेकिन मैं इसके बारे में डिटेल में थोड़ा जोर से बोलिए। सर मैं इस व्यापार और आर्थिक क्षेत्र के बढ़ावा के दृष्टिकोण से ही देखा जाता है, लेकिन मैं इस डिटेल के बारे में जानकारी नहीं है। थैंक यू सर। आप जा सकते हैं। कम प्लीज आ जाइए, बैठिए। फिजिक्स से जानबूझ के प्रत्याशा वाला प्रश्न पूछे, यही सेक्शन में भी कई बार पूछा है बच्चों प्रत्याशा के बारे में को। अच्छे से स्ट्रेस पढ़ बाय नहीं- स्ट्रेन के रूप में इसको मापते हैं, Yes, है ना? क्योंकि अगर हमने रबड़ के बॉल को दबाया तो फिर वो अपने पूर्ववर्ती शेप में आ जाता है, yes, क्योंकि स्टील को अगर हमने फोर्स लगा के किया
या फिर हम स्टील को, मान लीजिए इतना बड़ा स्टील है तो उसे हम ज़्यादा इलास्टिक उसके तार खींच सकते हैं, रबड़ के हम नहीं खींच सकते, वो भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा। इसके बारे में डिटेल से प्रत्यास्थता का मतलब ही होता है कि वो उसमें नम्यता होनी चाहिए, है ना। उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक उससे अधिक होता है। हाँ, उसको देख लीजिएगा। फिजिक्स से आपको क्वेश्चन रहेगा, न्यूटन से रहेगा, आइंस्टीन से रहेगा, उसके बाद हिग्स बोसोन से रहेगा, फिजिक्स से क्वेश्चन तो रहेगा। ऑनर्स देख रही हूँ साथ। हाँ, ऑनर्स को 9th 10th का अभी- फिजिक्स को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, फ्रिक्शन, 9th 10th के फिजिक्स के बुक को, जो बिहार बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, देख जाइए, ठीक है। दूसरा बात है, विकसित बिहार के साथ निश्चय तो आपके जुबान पे रहना चाहिए था, ठीक है। पीएसआई से रिलेटेड प्रश्न कि भाई क्या वर्क है इसका, ठीक है। और कई बार हम लोगों ने बच्चों से पूछा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दूसरे बच्चों से पूछा, आपसे नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो कितने बच्चों ने जवाब दिया, उसका गलत जवाब दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद संविधान में है ही नहीं, ठीक है ना। वो आपसे नॉर्मली हम लोग आज सबसे पूछ रहे थे, और अभी राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो घोषित है उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। जब आपसे कहा जाता चुनाव है में कि तीन प्रमुख, किस राज्य का वोट सबसे अधिक है, किसका कम है, देख लीजिएगा। हाँ, राष्ट्रपति यूपी का सबसे ज़्यादा है, देखिए 204, आप ऑनर्स पेपर को ज़्यादा फोकस कीजिए, सिक्किम का सबसे कम है 7। ठीक है। ऑनर्स पेपर को ज़्यादा फोकस कीजिए, करंट अफेयर्स को ज़्यादा फोकस कीजिए, ओके।